गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स बीपीएससी ट्रिप 4.0 और 5.0 के लिए दोस्तों जीएस। और यह सेशन जो दोस्तों हमारे जितने अभी तक में एग्जाम हुए हैं दोस्तों बीपीएससी ट्री का 1.0, 2.0, 3.0 का री एग्ज़ाम तक दोस्तों टोटल जितने सारे पेपर में जीएस पूछे दोस्तों, टोटल जीएस का अध्यायवार इसमें दिया गया दोस्तों। जो कि दोस्तों अभी तक में टोटल हम लोग इसका क्या बोलते हैं, प्राचीन इतिहास खत्म कर चुके हैं दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास भी खत्म हो चुका है, आधुनिक इतिहास भी हमारा खत्म हो चुका है दोस्तों। और आज जो दोस्तों हम लोग करने वाले फ्रेंड्स, यह हमारा भूगोल का स्टार्टर है दोस्तों, भूगोल का सेशन। और देखिए दोस्तों, भूगोल से जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए इस एग्जाम में, भूगोल का टोटल क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, भूगोल। और जो दोस्तों अभी तक मेरे पिछले वाले सेशन को नहीं देखे, वो इसी चैनल पर जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं टोटल डेक का सेशन। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का भूगोल है दोस्तों ये, कि भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगता है? ये बांग्लादेश के साथ दोस्तों ये लगता है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ये 2.0 और 3.0 दोनों में पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन। सोल्यूशन देखिए इसका, भारत की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर तथा नेपाल 1751 किलोमीटर के साथ लगती है। भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक 4096 किलोमीटर तथा नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर के साथ लगती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किस रेखांक पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? किस रेखांक पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो दोस्तों ये 82.5 पूर्वी देशांतर पर दोस्तों ये भारत का समय रेखा ये दर्शाया जाता है, 82.5 पूर्वी देशांतर पर दोस्तों। देखिए दोस्तों, भारतीय मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखांक को अपनाया गया है। यह 5 राज्यों उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश आता है, फिर छत्तीसगढ़, तब उड़ीसा, तब आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, तब उड़ीसा, तब छत्तीसगढ़, तब आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ज्ञात है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय 5.5 घंटे आगे चलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। किस चीज़ का दोस्तों? ये गोंडवाना लैंड का भाग था दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था दोस्तों, गोंडवाना लैंड का था दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भूभाग था। भूगर्भीय रूप से भारतीय उपमहाद्वीप उस भूभाग से संबंधित है जो क्रेटेशियस के दौरान सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड से अलग होकर लगभग 55 मिलियन वर्ष पूर्व यूरेशिया से जुड़ा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्चभूमि डैश का भाग है। किसका भाग दोस्तों? ये गोंडवाना लैंड का भाग है दोस्तों। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्चभूमि गोंडवाना लैंड का भाग है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है दोस्तों? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है दोस्तों? तो 93 मिलियन मील है दोस्तों। सूर्य से पृथ्वी की दूरी दोस्तों 93 मिलियन मील है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 93 मिलियन मील है। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान तीसरा है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं जिनमें सिर्फ पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है दोस्तों? तो वह है दोस्तों आइजोल। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आइजोल। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है दोस्तों? आइजोल। देखिए दोस्तों, आइजोल ये दोस्तों मिजोरम की राजधानी आइजोल है दोस्तों। मिजोरम की राजधानी आइजोल है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यह हमारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो गया दोस्तों, जो कि कर्क रेखा के दक्षिण में है। झारखंड की राजधानी रांची दोस्तों, ये कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है दोस्तों। मगर दोस्तों ये क्या बोलते हैं दोस्तों, भारत में कर्क रेखा के ऊपर में अवस्थित नगरों में से आइजोल शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का सबसे शुष्क स्थान है। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है दोस्तों? सूखा स्थान दोस्तों लेह नहीं होगा दोस्तों, बीकानेर नहीं होगा, और जैसलमेर होगा दोस्तों। भारत का सबसे शुष्क स्थान जैसलमेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे शुष्क स्थान पश्चिम राजस्थान में स्थित जैसलमेर है, जहां न्यूनतम वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर है। जैसलमेर में खूबसूरत बलुआ पत्थर पाए जाने के कारण स्वर्ण सिटी भी इसे कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कितने राज्यों की समान सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसमें ई उपयुक्त में से नन ऑफ द एबव ऑप्शन सही होगा दोस्तों।
भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान व बांग्लादेश के साथ है दोस्तों? तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें से होगा दोस्तों। भारत के कितने राज्य समान सीमा पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ है दोस्तों? तो ये सब दोस्तों ऑप्शन गलत होगा। देखिए दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के भारत की सीमा 9 देशों से संलग्न है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, भारत की सीमा 9 देश के साथ संलग्न रहे दोस्तों, जिनमें से 7 देशों को स्थलीय एवं 2 देशों से समुद्री सीमा साझाएँ होती है। पाकिस्तान की सीमा 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पंजाब, उसके बाद राजस्थान और गुजरात से, तथा बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से मिलती है। भारत के किसी भी राज्य की सीमा पाकिस्तान व बांग्लादेश से साझा रूप से संलग्न नहीं है दोस्तों। भारत के किसी भी राज्य की सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से साझा रूप से संलग्न नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है दोस्तों। ये कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र है दोस्तों, ये है दोस्तों मालवा पठार का दोस्तों, मालवा पठार का। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र मालवा के पठार है, क्योंकि कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती, कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा रांची के पठार के उत्तरी हिस्से से और छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी हिस्से से गुजरती है दोस्तों, इसलिए इनके कम क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है दोस्तों? उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चमेली। तो अल्मोड़ा दोस्तों, अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड का ये तिब्बत सीमा से नहीं लगता है दोस्तों। उत्तरकाशी लगता है, चमोली लगता है। देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं लगता है। अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड के कुमाऊं प्रभाग का जिला है, इसका मुख्यालय अल्मोड़ा ही है दोस्तों। ठीक, अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड के कुमाऊं प्रभाग का जिला है, जिसका मुख्यालय अल्मोड़ा ही है। यह समुद्र तल से दोस्तों 1638 मीटर ऊंचा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पठार का कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है दोस्तों? तो ये बघेलखंड पठार दोस्तों, बघेलखंड पठार पे। सोल्यूशन देखिए इसका, बघेलखंड पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। बघेलखंड का क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ दोस्तों। बघेलखंड का क्षेत्र ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पर भैंसा मुंडा भारत का एकमात्र स्थान है, जहां से कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं दोस्तों। देखिए, ये छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिला एक ऐसा जिला है दोस्तों, जहाँ के महानदी के तट पर भैंसा मुंडा भारत का एकमात्र स्थान है, जहाँ कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र तथा प्रमुख दर्रे से क्वेश्चन देखिए दोस्तों। सबसे पहले देखिए दोस्तों, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है दोस्तों? तो ये 30% पर्वतों का हिस्सा है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा 30% है। यह गंगा और यमुना जैसे कई महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों को जन्म देते हैं, जो हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट देखिए, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब आरोही क्रम हो गया दोस्तों कि आप बढ़ते क्रम में इसको व्यवस्थित कीजिए। ठीक है दोस्तों, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये आरोही क्रम में दोस्तों ई हो जाएगा दोस्तों। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का विस्तार इस प्रकार है दोस्तों। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसमें से हो जाएगा ये हो गया महान मैदान। मैदान सबसे पहला स्थान पे आएगा दोस्तों, महान मैदान। मैदान के बाद क्या होगा दोस्तों हमारा, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों महान मैदान के बाद ये हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि दोस्तों। इसके बाद केंद्रीय क्या बोलते हैं, इसके बाद केंद्रीय उच्च भूमि, दो एक हो जाएगा दोस्तों। महान मैदान के बाद दोस्तों केंद्रीय उच्च भूमि हो गया दोस्तों। केंद्रीय उच्च भूमि के बाद दोस्तों हमारा हो जाएगा पहाड़ी हो जाएगा 18% है। उसके बाद ऊंचे पर्वत हो जाएगा 10.6%। कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है दोस्तों? केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है दोस्तों? केंद्रीय उच्च भूमि, इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है, इसका यह दक्कन पठार का भाग है, यह अरावली से घिरा है ऊपर। देखिए दोस्तों, अरावली तो होगा ही नहीं दोस्तों, ये आप लोग याद रखिए दोस्तों।
इसका पश्चिम भाग मालवा पठार है दोस्तों, और ये दक्कन पठार का भाग है, दक्कन पठार। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों, दक्कन पठार और ये मालवा भी होना चाहिए। देखिए दोस्तों, केंद्रीय उच्च भूमि अरावली श्रेणी से घिरा, सॉरी दोस्तों, अरावली श्रेणी से ही घिरा हुआ है केंद्रीय उच्च भूमि, तथा इसकी पश्चिम भाग मालवा का पठार है। ये भी सही है दोस्तों। अरावली श्रेणी पालनपुर गुजरात से राजस्थान होकर, अरावली श्रेणी पालनपुर गुजरात से होकर राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबी कैम्ब्रियन युग की पर्वत श्रृंखला है। मालवा पठार के अधिकतर भागों को केंद्रीय उच्च भूमि की संज्ञा प्रदान की गई है। मालवा पठार के अधिकतम भागों को केंद्रीय उच्च भूमि की सेंट्रल अपलैंड की संज्ञा प्रदान की गई है। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं दोस्तों? भारत की K2 हो दोस्तों, जगह K2 भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं दोस्तों K2 को। देखिए दोस्तों, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन अस्टीन K2 है। काराकोरम श्रेणी में स्थित इस शिखर की ऊंचाई 86 से 11 मीटर है दोस्तों। जबकि भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी चोटी है दोस्तों। 85 से 86 मीटर यानी 28,169 फीट की ऊंचाई वाली ये चोटी माउंट एवरेस्ट से महज 262 मीटर कम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी ये महेंद्रगिरी है दोस्तों। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों ये महेंद्रगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्यूशन इसका दिए गए विकल्प में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों महेंद्रगिरी है। यह चोटी उड़ीसा के गजपति जिले में अवस्थित है दोस्तों, उड़ीसा के गजपति जिले में अवस्थित है तथा इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। जबकि संपूर्ण पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात अगर बोला जाए तो झिंदा गिरा है दोस्तों, झिंदा गिरा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अवस्थित इस पर्वत की ऊंचाई 1690 मीटर है। इसे सीताम्बा कोंडा और अड़मा कोंडा नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित श्रेणी को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। कलेजा काराकोरम होगा दोस्तों, देखिए काराकोरम, तब लद्दाख होगा, तब जास्कर होगा, तब पीर पंजाल होगा दोस्तों। काराकोरम लद्दाख 2-1-4-3। देखिए दोस्तों 2-1-4-3 है किसी में, 2-1-4-3 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, पर्वत श्रेणी का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है दोस्तों? दक्षिण से उत्तर। देखिए दोस्तों, ये बीपीएससी 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये 3.0 में सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया दोस्तों। तो हम लोग नीचे से चलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे पीर पंजाल जास्कर लद्दाख, पीर पंजाल जास्कर लद्दाख काराकोरम, ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है दोस्तों? ये कर्नाटक के पठार से संबंधित है। मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तो कर्नाटक के पठार। देखिए दोस्तों, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है दोस्तों? तो ये कर्नाटक के पठार से संबंधित है। सोल्यूशन देखिए इसका, मालनाड क्षेत्र का संबंध भारत के कर्नाटक के पठार से है। यह पठार धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली की ज्वालामुखी चट्टानों और ग्रेनाइट से मिलकर बना है। इस पठार का नामकरण दोस्तों कर्नाड जिसका अर्थ है काली मिट्टी की भूमि के नाम से भी किया गया दोस्तों, के नाम पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसे दोस्तों कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सोल्यूशन देखिए इसका, कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय का ही भाग है दोस्तों, और इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय है और पूर्वी भाग कुमाऊं हिमालय कहलाता है दोस्तों। इसका पश्चिमी भाग दोस्तों गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग कुमाऊं हिमालय कहलाता है। यह पंजाब के हिमालय से अधिक ऊंचा है और नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियाँ इसी भाग में है दोस्तों। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियाँ इसी भाग में है दोस्तों, कुमाऊं हिमालय के भाग में है। गंगा यमुना का उद्गम भी यहीं से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अपवाह तंत्र प्रमुख घाटियाँ, प्रपात एवं झीलें। इसे क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों इसका, गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? गंगा नदी के दक्षिण किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा दोस्तों, सोन नदी है, सबसे लंबी नदी है। देखिए दोस्तों, गंगा नदी के दक्षिण किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी सोन 780 किलोमीटर है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर, गंगा की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। यमुना 1376 किलोमीटर। देखिए गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर तो है ही, उसके बाद यमुना की 1376 किलोमीटर दोस्तों यमुना नदी गंगा नदी में दाहिने ओर से मिलती है दोस्तों। ये दोस्तों गंगा, और देखिए यमुना 1376 किलोमीटर है, जो कि ये गंगा नदी में दाहिने ओर से मिलती है। दाहिने ओर की बात हो रही है दोस्तों। और उसके बाद दक्षिणी किनारे की बात अगर होगी दोस्तों, तो ये होगी दोस्तों हमारा सोन नदी। और गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? यह दोस्तों केरल में स्थित है शांत घाटी। सोल्यूशन देखिए, केरल में शांत घाटी स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों? कारगिल सुरू नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों? कारगिल सुरू नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। कारगिल सुरू नदी के किनारे स्थित है। सुरू नदी सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है? तो ऑप्शन नंबर ये देखिए, हुगली। किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है? तो ये है दोस्तों हुगली नदी को टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है इसका। सॉल्यूशन देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार हुगली नदी के किनारे को टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है। बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है दोस्तों कहाँ पे? बाल्टोरो हिमनद दोस्तों अवस्थित दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, काराकोरम में दोस्तों। बाल्टोरो हिमनद स्थित है दोस्तों, ये काराकोरम क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका सोल्यूशन है, बाल्टोरो हिमानी पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र के बाल्टिस्तान उप क्षेत्र में काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। 63 किलोमीटर लंबाई में बाल्टोरो हिमनद ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे बड़ी हिमनदों में से एक है। यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला के हिस्से से होकर गुजरती है। काराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार पाकिस्तान, भारत, चीन के क्रमशः गिलगिट, बाल्टिस्तान, लद्दाख और सिंजियान क्षेत्रों तक इसका विस्तार है काराकोरम का। नेक्स्ट देखिए, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो ये मैकाल श्रेणी में स्थित है। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? ये तो मैकाल श्रेणी में स्थित है। देखिए, अमरकंटक एक पवित्र शहर व गंतव्य स्थल है जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मैकाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, जो विंध्याचल और सतपुरा पर्वत श्रेणी को जोड़ता है। अमरकंटक समुद्र तल से 1067 मीटर पर है। अमरकंटक जो है वो समुद्र तल से 1067 मीटर पर है और यहाँ से नर्मदा व सोन नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है कौन सा? इसमें से गंगा नदी के तट पर स्थित है तो देखिए प्रयागराज, ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। सोल्यूशन है इसका, गंगा नदी के तट स्थित प्रमुख शहर प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी और हरिद्वार है। गंगा का उद्गम गोमुख हिमालय में हुआ है, जो भारत की सबसे लंबी नदी 25 से 25 किलोमीटर है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। यह उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर, देखिए उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है और बिहार के 12 जिलों से होकर ये बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? कौन सी नदी? तो ये काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। सोल्यूशन देखिए इसका, काली नदी अथवा महाकाली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। 1916 में नेपाल और ब्रिटिश भारत 1916 में नेपाल और ब्रिटिश भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षरित सुगौली बिहार में सुगौली की संधि के तहत काली नदी को भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा निर्धारित की गई थी दोस्तों 1916 में भारत और ब्रिटिश भारत के दोस्तों नेपाल और ब्रिटिश भारत के साथ दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, चाप झील आक्सबो झील पाई जाती है दोस्तों। चाप झील कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? ये ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नदी घाटियों में ये चाप झील पाई जाती है। नदियों घाटियों में, हिमनदों में नहीं, न ही रेगिस्तानों में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन इसका। चाप झील ऑक्सबो लेक नदी घाटियों में पाई जाती है। मैदानी भागों में प्रवेश करने के उपरांत नदी क्षैतिज अपरदन के कारण हुई घुमावदार मोरों से होकर प्रवाहित होती है। ये मोर नदी विसर्प कहे जाते हैं। इन घुमावदार मोरों के विस्तृत होने के उपरांत नदी अपने विसर्प को छोड़कर सीधे मार्ग से प्रवाहित होती है। इन विसर्पों में जल भर जाने से निर्मित झील को गोमुख झील या चपाकार झील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिनाब नदी अंततः सिंधु नदी में कहाँ पर मिलती है? तो ये मिथनकोट में मिलती है दोस्तों। चिनाब नदी अंततः सिंधु नदी में कहाँ पर मिलती है? चिनाब नदी अंततः सिंधु नदी में कहाँ पर मिलती है? तो ये मिथनकोट में मिलती है। मिथनकोट में मिलती है। सॉल्यूशन देखिए इसका। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह बारह लाचला दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाले चंद्र और भागा नामक नदियों के तांडी में मिलने से बनती है। यह अखनूर, यह देखिए क्या बोलते हैं दोस्तों, बारह लाचला दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाले चंद्र और भागा नदी नामक नदी तांडी में जहाँ मिल जाती है वहाँ ये इसी को चिनाब कहते हैं। यह अखनूर के निकट मैदान में, अखनूर मतलब जम्मू कश्मीर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। यह मिथनकोट के पास सिंधु नदी से मिल जाती है। चिनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण जल परियोजनाएं जैसे बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती, ये परियोजना इस पर चल रही है। बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती किस नदी पे? तो चिनाब नदी पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? सबसे ज़्यादा जलग्रह किस में है? तो ये है पोनानी में, क्योंकि इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा पानी पोनानी में रहता है। प्रश्न देखिए, उपयुक्त में से दी गई नदियों में पोनानी भरतपुझा नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। पोनानी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 53 से 97 वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चात पोनियार नदी का जलग्रहण क्षेत्र 52 से 43 वर्ग किलोमीटर और कालिंदी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 51 से 79 वर्ग किलोमीटर है। जलग्रहण क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्र है जहाँ पानी नदी द्वारा बहाए जाने से पहले एकत्र होता है दोस्तों, जहाँ पानी नदी द्वारा बहाए जाने से पहले एकत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। कोसी मैदान के माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये है 30 मीटर। समुद्र तल से मात्र 30 मीटर की ऊंचाई पर कोसी मैदान का मध्य समुद्र स्थल है दोस्तों। देखिए कोसी मैदान के मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर ही है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, गंडक नदी का दूसरा नाम है। गंडक नदी का दूसरा नाम है दोस्तों ये नारायणी। नारायणी भी गंडक को ही बोला जाता है। नारायणी भी गंडक को ही बोला जाता है, आप लोग याद रखिएगा। सॉल्यूशन देखिए इसका। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। इसका उद्गम नेपाल के पास तिब्बत में समुद्र तल से 76 से 20 मीटर की ऊंचाई से होता है। यह नदी नेपाल तथा भारत के उत्तरी भाग, यह नदी नेपाल तथा भारत के उत्तरी भाग में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है, जिसमें से 185 किलोमीटर नेपाल तथा 445 किलोमीटर भारत में विस्तृत। याद रखिएगा दोस्तों, 630 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें से 185 किलोमीटर ही नेपाल में, बाद में 445 किलोमीटर भारत में इसका विस्तृत है। नेक्स्ट देखिए, स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है दोस्तों? तो ये नगड़ी गांव के पास से निकलती है दोस्तों। स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो ये नगड़ी नामक गांव के पास से निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में रांची के नगड़ी नामक स्थान से निकलती है, जो उड़ीसा से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी राढ़ू, कांची तथा खड़कई है। नेक्स्ट देखिए, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? जोग शरावती सही है दोस्तों। ये कपिल धारा कावेरी, ये भी सही दोस्तों। जोग शरावती सही है, कपिल धारा कावेरी सही है। और उसके बाद ये हो जाएगा धुआंधार गोदावरी। नहीं दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। देखिए, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पे ये है दोस्तों। धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर स्थित है, न कि गोदावरी नदी पर। जबकि कपिलधारा दोस्तों जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों। क्या बोलते हैं, कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। ये भी दोस्तों नर्मदा नदी पर ही स्थित है, न कि कावेरी नदी पर। ये भी नर्मदा पर स्थित है और ये भी धुआंधार और कपिलधारा दोनों नर्मदा नदी पर स्थित है।
जोग गोरसप्पा पश्चिम कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी पर स्थित देश का दूसरा सर्वोच्च जलप्रपात है। इसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। ऑप्शन नंबर ए सही है, बाद में ये सब गलत होगा। देखिए जिले के शरावती नदी पर स्थित है जोग गोरसप्पा, दूसरा सर्वोच्च जलप्रपात है पूरे देश का। इसका नया नाम अभी रखा गया है जोग गोरसप्पा का महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। सोल्यूशन देखिए इसका, लेखा पानी हिमनद अरुणाचल प्रदेश में स्थित लिखा पानी दर्रे के पास स्थित है। यह हिमनद उच्च हिमालय में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। यह हिमनद उच्च हिमालय में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। ध्यातव्य है कि लिखा पानी असम राज्य के लिखा पानी असम राज्य के तिनसुकिया जिले में स्थित एक नगर भी है जो कि अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यातव्य, लिखा पानी असम राज्य के तिनसुकिया जिले में एक नगर भी है जो कि अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? ऑप्शन नंबर ई देखिए सही होगा। देखिए दोस्तों इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। यह तीन देशों चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। चीन के तिब्बत पठार पर इसे सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी तथा बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता तथा सुबनगिरी नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदी है। उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदी है। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से कौन सी नदी नहीं मिलती है? तो देखिए दोस्तों सही से ऑप्शन अरे दोस्तों कौन सी नहीं मिलती है? तो देखिए दोस्तों इसमें से सब मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानसून एवं वर्षा से क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन इसका, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है दोस्तों? तो ये है ग्रेजिंग, चराई। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है चराई, ग्रेजिंग। सोल्यूशन देखिए इसका, बाढ़ रोकने की सबसे उत्तम विधि वन रोपण वृक्षारोपण है दोस्तों। वन रोपण। देखिए दोस्तों ये चढ़ाई नहीं होगा दोस्तों, ये एफोरेस्टेशन वन रोपण है दोस्तों। और देखिए दोस्तों बाढ़ सबसे उत्तम विधि वन रोपण वृक्षारोपण है। वृक्ष अपनी जड़ों के माध्यम से बहुत सारा जल अवशोषित करने में सक्षम होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये 133वां स्थान है। प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये 133वां स्थान है। सोल्यूशन देखिए इसका, विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार मामले में भारत 164 देशों में 133वें स्थान पर है। देश में प्रति वर्ष जल उपलब्धता मात्र 1544 क्यूबिक मीटर है, जो वैश्विक औसत 3000 क्यूबिक मीटर से काफ़ी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है दोस्तों? अक्टूबर नवंबर के महीनों में दोस्तों ये कोरोमंडल तट पे भारी वर्षा होती है दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में दोस्तों। छोटा नागपुर में नहीं होगा, न ही गारो खांसी और जयंतिया में होगा दोस्तों। देखिए अक्टूबर और नवंबर के महीने में लौटते मानसूनी पवनों के द्वारा बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करने के बाद लौटते मानसून के कारण दोस्तों तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र कोरोमंडल तट में वर्षा होती है, जबकि उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है दोस्तों, जो रबी की फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 41 नंबर में। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 41 में, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने के कारण, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है दोस्तों? तो क्या कारण हो सकता है दोस्तों? तो लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यही हमारा सही होगा दोस्तों, 41 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति कैसे होती है दोस्तों? इसका भी ऑप्शन नंबर हमारा ई सही होगा दोस्तों, क्योंकि में से कोई नहीं। क्वेश्चन देखिए, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात 8 डिग्री से 15 डिग्री 8 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पैदा होते हैं और बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर चक्रवात अक्टूबर नवंबर माह में बनते हैं। भारत में चक्रवात का निर्माण अरब सागर से अधिक बंगाल की खाड़ी में होता है तथा ये चक्रवात अधिक खतरनाक होते भी हैं दोस्तों। ये दोस्तों भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात जो दोस्तों अधिकांश चक्रवात 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पैदा होते हैं दोस्तों। आप लोग याद रखिए दोस्तों, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दोस्तों। यहाँ पे 8 डिग्री तो है दोस्तों मगर 15 नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की समान तिथि क्या है? हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की समान तिथि क्या है दोस्तों? तो समान तिथि दोस्तों 15 अक्टूबर होगा दोस्तों, 15 अक्टूबर तक में दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, दक्षिण पश्चिम मानसून में एक प्रकार की मौसमी हवाएं हैं जो हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट की ओर बढ़ते हुए, देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून एक प्रकार की मौसमी हवाएं ही हैं दोस्तों जो हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट की ओर बढ़ते हुए भारत पाकिस्तान व बांग्लादेश में, भारत पाकिस्तान व बांग्लादेश में, भारत है पाकिस्तान है बांग्लादेश है दोस्तों, ठीक है। बांग्लादेश में जून से सितंबर के बीच बारिश कराती है। यह मानसून अक्टूबर नवंबर माह के बीच वापस लौटती है जिसे मानसून का निवर्तन कहा जाता है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की समान तिथि 15 अक्टूबर है। नेक्स्ट देखिए, ट्रीवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है दोस्तों? तो यह है उपोष्ण मानसूनी जलवायु दोस्तों। ट्रीवार्था के अनुसार भारत की जलवायु दोस्तों उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। सोल्यूशन देखिए इसका, ट्रीवार्था के अनुसार भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र विद्यमान है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर, देखिए याद रखिएगा, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री और 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र विद्यमान है। देखिए दोस्तों, ट्रीवार्था के अनुसार भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी जलवायु दोस्तों मानसूनी प्रकार की है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री और 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र विद्यमान है। इसका विस्तार महाद्वीपों के पश्चिम क्षेत्र में पाया जाता है। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। यहाँ रसेदार प्रकृति के फलों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदान कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है दोस्तों? इसका भी ऑप्शन नंबर ई सही होगा दोस्तों। यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाद क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। इसके 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है, गलत है दोस्तों। उसके मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि की बात बोल रहे हैं दोस्तों। यहाँ प्रति वर्ष 100 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। देखिए इसका सही ऑप्शन जो होगा दोस्तों, सही सॉल्यूशन सॉरी दोस्तों, मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार छोटा नागपुर पठार को छोड़कर, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया और बिहार छोटा नागपुर पठार को छोड़कर के क्षेत्र शामिल है। यह एक उपजाऊ जलोढ़ मैदान है जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है दोस्तों। 75 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। उपरोक्त सभी विकल्प गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषताएं हैं। उपरोक्त सभी विकल्प गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषताएं हैं दोस्तों। अतः अभिष्ट उत्तर ई होगा दोस्तों। इसमें जो ऑप्शन जो दिया गया दोस्तों वो सभी विकल्प गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषताएं हैं दोस्तों, इसमें जितना भी दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एएम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र क्या है दोस्तों? यह पश्चिमी तट है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए, अमेरिकी भूगोलवेत्ता ग्लेन थॉमस त्रिवार्था ने वर्ष 1966 में जलवायु वर्गीकरण प्रणाली को प्रस्तुत किया। त्रिवार्था के अनुसार दुनिया के 7 प्रमुख जलवायु क्षेत्र है दोस्तों। एएम प्रकार की जलवायु भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के क्षेत्र में पाई जाती है। यह उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वन क्षेत्र से हमारा क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल
पाए जाते हैं दोस्तों। तो किस राज्य में पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सोल्यूशन देखिए, भारत के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन वन पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है दोस्तों। नेक्स्ट है डेल्टा के सदाबहार हो गया। यहाँ पे सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ये यहाँ पे सुंदर वन हो जाएगा, सुंदर वन। देखिए ऑप्शन 48 का बी, हाँ ठीक है, 48 का बी ऑप्शन सही है। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को सुंदर वन कहा जाता है। इस क्षेत्र में सुंदरी वृक्षों की सर्वाधिक संख्या होने के कारण इस क्षेत्र को सुंदरवन कहा जाता है। यह विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव क्षेत्रों में से एक है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते। देखिए कर्नाटक में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है दोस्तों, मगर तमिलनाडु में कांटेदार जंगल नहीं पाया जाता है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, कांटेदार जंगल व झाड़ियाँ ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से कम हो। तमिलनाडु राज्य में देखिए ये बोला कांटेदार जंगल व झाड़ियाँ ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से कम हो दोस्तों। जहाँ पे जिस तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून में उत्तरी पूर्वी मानसून दोनों के द्वारा वर्षा होती है, इसलिए वहाँ कांटेदार जंगल पाए जाने के अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वन बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों द्वारा समुदाय सभी से संबंधित उन्हें कहा जाता है। वन बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों तथा समुदाय सभी से संबंधित उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे अवर्गीकृत वन कहा जाता है दोस्तों। अवर्गीकृत वन कहा जाता है। सुरक्षित वन नहीं होगा, नहीं संरक्षित होगा, अवर्गीकृत वन होगा दोस्तों। देखिए सोल्यूशन इसका है, घास के मैदान, झाड़, झंखार, वन बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों द्वारा तथा समुदाय सभी संबंधित वनों को अवर्गीकृत वन कहा जाता है। आरक्षित वन सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में होते हैं। संरक्षित वन की सरकार द्वारा देखभाल की जाती है दोस्तों। इसमें लोगों को कुछ छूट प्राप्त होती है दोस्तों संरक्षित वन में। और देखिए दोस्तों हम लोग आज 85 क्वेश्चन तक रहने देते दोस्तों। एक बार 51 देख लीजिए, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं दोस्तों। कहाँ पे? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन इसका सही होगा। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन भारत के पश्चिमी घाट, असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु तट, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इस पर अभिष्ट उत्तर डी सही होगा दोस्तों। डी सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही होगा दोस्तों। सब ऑप्शन को मार दीजिए सही होगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों हम अपने सेशन को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स, सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।